हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 36वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 35 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और हमारे 35 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। इससे पहले की जो लेक्चर थी उस लेक्चर में हमने बताया था कि सर दाब से संबंधित दो प्रमेय होती हैं। दाब से संबंधित दो प्रमेय होती हैं, एक होती है सर बर्नौली की प्रमेय और एक होती है टॉरिसली की प्रमेय। तो हमने बर्नौली की प्रमेय और टॉरिसली की प्रमेय को हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा था और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल समझे थे कि सर कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो रियल लाइफ में हम उनका इस्तेमाल करते हैं और आभास भी करते हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते हैं कि आखिरकार सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, या फिर हम रट भी लेते हैं कि चलो इसके पीछे बर्नौली की प्रमेय लगी है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार जैसे मान लो हम आपसे बोलते हैं कि एरोप्लेन उड़ जाता है, ये क्यों उड़ता है सर? बर्नौली की प्रमेय पर उड़ता है। तो आप कहोगे सर चलो ठीक है, हमने ये रट लिया बर्नौली की प्रमेय पर उड़ता है, लेकिन सर उड़ता कैसे है? आखिरकार किस तरह से बर्नौली की प्रमेय लगती है, तो कैसे लगती है हमें जरा समझाओ। और देखो, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मैंने कहा था कि सर एक अगर आंधी आती है और एक छत पर मान लो टीन रखी है, तो तीव्र आंधी आने के कारण वो टीन उड़ जाती है। क्यों उड़ी भाई साहब? बर्नौली की प्रमेय के कारण। और अगर बहुत तीव्र गति से कोई गाड़ी गुजर जाती है कहीं से, तो सर धूल और धुएं के कण ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बर्नौली की प्रमेय के कारण। या फिर आसमान में एक पक्षी है, आराम से ऐसे उड़ रहा है और आराम से इस तरह से उड़ रहा है बिना पंख मारे, बिना पंख हिलाए। अगर इस तरह से उड़ रहा है तो सर उसके पीछे लॉजिक क्या है? बर्नौली की प्रमेय ही काम करती है। अगर हम बात करें कि सर अगर हम नदी में अंदर जाते हैं तो नदी हमारे जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो वो पानी हमें अंदर की तरफ एक धक्का लगाता है, तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सर इसके भी पीछे बर्नौली की प्रमेय काम करती है। अगला, अगर हमने बॉलर देखा होगा, सर बॉलर क्या करता है? बॉल को स्विंग कराता है, या फिर इन स्विंग कराएगा या फिर आउट स्विंग कराएगा या फिर सीधी सीधी स्विंग कराएगा तो टिप लेकर ऊपर जाती है बॉल। तो इस तरह से अगर स्विंग कराता है बॉलर तो उसके पीछे भी कौन सा लॉजिक लगता है? सर उसके पीछे भी बर्नौली की प्रमेय ही कार्य करती है। तो हमें ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने एक और अनुभव किया होगा, जैसे मान लो एक ट्रेन है, अगर ट्रेन गुजर के जहाँ से जाती है, ट्रेन की पटरी है और जैसे ट्रेन आने वाली है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्तियों को ट्रेन जो ट्रेन के नज़दीक से थोड़ा दूर जाने को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर अगर पास खड़े रहेंगे तो ट्रेन गुजर के जाएगी, हमारे ऊपर एक बल लगेगा अंदर की तरफ, तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इसके पीछे भी सर लॉजिक क्या है? बर्नौली की प्रमेय। इन सब के पीछे ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स थे जिनके पीछे सर बर्नौली की प्रमेय काम करती थी। लेकिन उसके पीछे बर्नौली की प्रमेय लगती कैसे है सर? कैसे हम समझें इस बात को? इन सभी एग्जाम्पल्स को हमने याद कर लिया, रट लिया, लेकिन सर हम एग्जैक्ट इसको समझें कैसे? आखिरकार किस तरह से काम करती है बर्नौली की प्रमेय? तो हमने उसको डिटेल में इस क्लास में जाके आपको पढ़ाया है। अगर आप इस तरह के सवालों में इंटरेस्ट रखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सर ये जो रियल लाइफ की घटनाएं हैं डेली डेली, या मान लो कोई गाड़ी बहुत तीव्र गति से गुजर जाती है तो धूल उड़ जाती है, सर इसके पीछे बर्नौली की प्रमेय लगती है, तो सर कैसे लगती है? अगर आप ये जानना चाहते हो सर कैसे लगती है, तो सर इस क्लास को जाकर आप देख सकते हो। इस क्लास को आप देखो और उसमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, हर एक एग्जाम्पल को दिखाया है कि आखिरकार बर्नौली की प्रमेय लगेगी तो आखिरकार लगेगी कैसे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आज की क्लास है, इस क्लास में तो हम आज पृष्ठ तनाव का डिस्कशन करेंगे और इस क्लास को देखने के बाद आप इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल लिए हैं जो आपने अनुभव किए होंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं पता होगा, या फिर किसी को पता भी होगा कि चलो बर्नौली की प्रमेय काम करती है, तो फिर कैसे काम करती है ये नहीं पता होगा। अगर ऐसी बातों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर डिटेल में देखें। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर पृष्ठ तनाव क्या होता है। आखिरकार सर सरफेस टेंशन है तो सर है क्या चीज़? पृष्ठ तनाव क्या है? देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं और इन डायग्राम की सहायता से ही मैं इस पृष्ठ तनाव को आपको समझाने वाला हूँ। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो, आप लोगों ने पहले भी पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा। मैं मानता हूँ कि सर आपने लगभग हाई स्कूल इंटर या फिर ग्रेजुएशन आपने कर ली होगी, तो आप सब ने पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है उसको बेहतर तरीके, मतलब अगर आपने तभी प्रैक्टिकली लेकर समझा होता तो आज पृष्ठ तनाव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आज आपको ये जो पृष्ठ तनाव है इसको इतने हद तक, इतना अंदर जाके पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आज के बाद आपको कभी पृष्ठ तनाव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत डिटेल में हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से।
बहुत एक रियल लाइफ का प्रैक्टिकल लेकर हम चलेंगे कि आखिरकार प्रश्न तनाव होता है तो क्या होता है। हम देखो किताबी भाषा भी लिखी होगी, किताबी भाषा भी हमने आज तक रटी होगी, लेकिन आज की क्लास में इस बात की गारंटी है कि प्रश्न तनाव को बहुत भली भांति आज समझ जाओगे कि आखिरकार ये होती क्या चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने एक दिखाया है बॉक्स, इस बॉक्स में भरा है पानी, देखा होगा पानी ऊपर भरा है। मैंने ये बॉक्स की सतह है ऊपर दिखाया है कि ये सतह ऊपर से खुली है और ऊपर ये पानी दिख रहा है हमको। अब हमने क्या किया सर, ये जो पानी दिख रहा है हम एक काम कर सकते हैं सर, इस पानी की सतह पर एक लाइन खींच सकते हैं। हम अगर लाइन खींचना चाहें तो एक लाइन खींच सकते हैं। बताओ ये लाइन हम इस पानी की सतह पर खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। हमने कहा कि सर हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं सर, एक पानी की सतह पर एक लाइन। लेकिन तो वो खींच तो सकते नहीं है, एक कल्पना कर सकते हैं। एक हम कल्पना करेंगे कि ये एक पानी की सतह है और इस पर हमने ये लाइन खींची है। अब इस लाइन पर होगा क्या, पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल इसके ऊपर होंगे, बहुत सारे पार्टिकल। हम बात करते हैं सर यहाँ पर पानी के कण इसके ऊपर बहुत सारे होंगे इस लाइन के ऊपर। हम पूरे एरिया की बात नहीं कर रहे, हम केवल इसके ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची है, इस रेखा की बात कर रहे हैं। तो सर इस रेखा पर बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स होंगे और हम जानते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड है तो सर उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन पर कौन सा बल लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। उसको हमने डिटेल में पहले क्लास में पढ़ा था। और अंतर आणविक बल दो प्रकार का होता है, सहसंजन बल और असंजन बल। तो सहसंजन और असंजन को भी मैंने डिटेल में पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया है। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सहसंजन और असंजन बल को डिटेल में समझ सकते हो। अभी हम यहाँ समझेंगे कि सहसंजन क्या होता है, एक समान प्रकार के अणु हैं उनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा तो सहसंजन बल। और अगर दो अलग अलग प्रकार के अणु हैं और वो एक दूसरे को खींचते हैं तो वो असंजन बल होता है। डिटेल में समझना है तो वीडियो में जाके समझ लो। तो हमने कहा कि सर अगर ये जल है तो जल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे और इस आकर्षण बल को ही सहसंजन बल कहते हैं। तो इस आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को वो पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को वो बांध कर रखते हैं। मैंने ये वाला एक पृष्ठ है, इसको थोड़ा सा जूम करके ये दिखाया है। मैंने ये लाइन खींची है एक काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा को मैंने ये दिखाया है और इस रेखा के ऊपर बहुत सारे हजारों लाखों सर पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जल के। लेकिन मैंने उनमें से मात्र 5 मॉलिक्यूल दिखाए हैं, क्योंकि सर हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स में यहाँ दिखा भी नहीं सकता हूँ और दिखाने का प्रयास करूंगा तो फिर आपको चित्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने केवल 5 मॉलिक्यूल दिखाए हैं कि सर एक जल की सतह है, उस पर मैंने एक लाइन खींच ली है काल्पनिक रेखा और उस पर मैंने 5 मॉलिक्यूल ये दिखाए हैं। अब होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब देखो इस सतह से ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर तो कोई नहीं खींचेगा इसको, लेकिन हाँ सर इस सतह से नीचे ये भरा हुआ है ना पूरा, तो नीचे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स इनको नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, इतना हम जानते हैं। अब इसी वाले डायग्राम को हमने इसको जूम करके बताया है, हमने इसको भी एक एग्जाम्पल में तब्दील किया है। जैसे इसको हम समझेंगे, पहले यहाँ समझो मेरे ऊपर। मान लीजिए मेरे हाथों को इधर, मान लीजिए ये दोनों हाथ मेरे इस तरह से किसी खम्भे से बांध दिए, ये वाला हाथ इधर बांध दिया है, ये वाला हाथ इधर बांध दिया मतलब फिक्स कर दिया, ठीक है भाई। और अगर इस तरह से बांध दिया है और मेरे पैरों को पकड़ कर कोई नीचे की तरफ खींचे, तो अगर मेरा हाथ मान लीजिए ऐसे है और अगर खींचेगा तो मेरा हाथ सीधा हो जाएगा, तन जाएगा, इस तरह से तन जाएगा। अगर ऐसे है तो ऐसे तन जाएगा, तन जाएगा, ये तन जाएगा और फिर ये नीचे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा इधर भी हाथ बंधा हुआ है, इधर भी बंधा हुआ है। और अगर मुझे नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो अगर मान लीजिए इस तरह से है अभी मेरा हाथ, तो नीचे खींचेगा तो बस इतना खींच पाएगा, फिर उसके बाद ये मेरा हाथ तन जाएगा। और तनने के बाद क्या होगा, इस हाथ पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, यहाँ बंधा है ना, इसके कारण इस हाथ के प्रत्येक बिंदु पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा। इस पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर बिंदु पर मेरे हाथ के, ये जो मेरा हाथ है इन हाथों पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करेगा, वो बल मुझे रोक लेगा। मैं ज्यादा तो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि बंधा है मेरा हाथ, तो मैं, अगर मेरा हाथ इस तरह से है तो मैं इतना जा सकता हूँ, बस इतना। अब इतना गया मैं, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब मैं यहीं रुक जाऊंगा। तो ये जो हाथ हैं इन हाथों पर ऊपर एक बल लगेगा, ये हाथ है इन हाथों पर ऊपर बल लगेगा, वो मुझे रोक लेगा। तो अब हम देखते हैं कि सर ये जो 5 पार्टिकल हैं, इनमें से भी मैंने 4 पार्टिकल दिखाए हैं। मैंने कहा है कि सर ये 4 पार्टिकल क्या, 4 दोस्त हैं, 4 ये दोस्त हैं और चारों के चारों इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब एक बात बताओ, जब 4 आदमी इस तरह से लाइन में खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, तो ये हाथ से बनने वाली एक रेखा नजर आएगी आपको।
आपको नजर आएगा कि सर ये हाथ मिला दिए गए हैं, इनसे मिलने वाली एक रेखा नजर आ रही है। देखा, अगर ये हाथ मिले हैं तो सर यहाँ देखा जाए गौर करके, और सबको हम थोड़ा भूल जाएं, अभी केवल इन हाथों को देखें, तो सर क्या एक रेखा नजर आ रही है? और इस रेखा पर होता क्या है कि जैसे, क्योंकि देखो इससे ऊपर तो कोई सतह, यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं जल का, जल का मॉलिक्यूल इनके नीचे होता है, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर वाला ही लिया है, ऊपर वाली पृष्ठ के ही मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो ऊपर वाली पृष्ठ पर ये हैं तो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो इन्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। तो जब नीचे खींचने का प्रयास करेंगे तो इनके जो हाथ हैं वो तन जाएंगे, तन जाएंगे। मतलब इस अगर ऐसे होंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, नीचे की तरफ खींचकर ऐसे सीधे हो जाएंगे। इनके हाथों के ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और होगा क्या कि हाथ के प्रत्येक बिंदु पर, हाथ के प्रत्येक बिंदु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करेगा। देखो मैंने यहाँ पर 3 बल दिखाए हैं, 3, 1 2 3। अगर ये मान लो हाथ है मेरा, तो इस हाथ के हर एक बिंदु पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर, हर हर बिंदु पर लगेगा। तुम कहोगे सर तो यहाँ पर भी हर बिंदु पर लगाओ। देखो मैंने यहाँ पर 3 दिखाए हैं, अगर मैं हर एक बिंदु पर दिखाऊंगा तो चित्र गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं दिखा, मैं बता रहा हूँ कि हर एक बिंदु पर होगा, तो ऊपर की तरफ बल लगेगा इनकी, इन भुजाओं पर। तो ये है, ये जो भुजाओं से बनेगी एक रेखा, इसकी लंबाई है एल। ये कौन सी लंबाई है? सर यही घन की लंबाई है। ये घन है, यही वाला घन ये था, तो इसकी लंबाई फिक्स है। और यही वाले, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है इसी के बराबर होगी, तो ये लंबाई हमने ये दी है एल। तो एल लंबाई पर एक ये रेखा बन गई, और इस रेखा पर ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है। अब यही बल इन लोगों को संतुलित कर लेगा, इन लोगों को नीचे नहीं जाने देगा। तो इनके हाथों पर एक तनाव आ जाएगा। मान लो इन लगातार नीचे कोई खींचेगा तो एक तनाव आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो तनाव होता है, ये कहाँ के पार्टिकल हैं? सर ये पृष्ठ के पार्टिकल हैं। कोई सतह जल है तो जल के ऊपर के पार्टिकल हैं, तो ऊपर के पृष्ठ के पार्टिकल हैं, और पृष्ठ के पार्टिकल के मध्य में एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, तनाव। तो इसी तनाव को क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला समझेंगे कि सर क्या होता है। तो ये तो हो गई एक रेखा। देखो ये जो डायग्राम बनाया है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। इस चित्र को मैं बहुत मतलब काफ़ी देर तक इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मुझे बातें बतानी है, क्योंकि ये डायग्राम भी किसी काम का है, ये भी किसी काम का है, और भी हम यहाँ पर कोई बात बताएंगे तो वो इसी डायग्राम की सहायता से समझेंगे। अभी हमें समझ में आया कि सर इस तरह से हैं, तो इन हाथों पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, और वो इसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन इन हाथों में एक तनाव तो उत्पन्न हो जाएगा, अगर नीचे कोई खींच रहा है तो तनाव होगा सर, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पहले हम इसकी सर इसका फॉर्मूला समझते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है? देखो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हुआ क्या कि ये जो बल है ना, बल, ये बल कितनी लंबाई पर लगा है? एल लंबाई पर लगा है। एल लंबाई पर, जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये मैंने लाइन दिखाई है, ये वाली जो लाइन है वो ये, और इसके हर एक बिंदु पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, और ये एल लंबाई का है। तो जो पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा होती है वो यहीं से बन के आती है। तो हम पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि एल लंबाई पर लगा है, और कितना बल लगा है? एफ लगा है, और इसी के कारण इस लंबाई में तनाव उत्पन्न होगा, उसी को पृष्ठ तनाव कहते थे। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हम लिखते हैं सर, पृष्ठ तनाव को टी से व्यक्त करते हैं। टी बराबर हो जाएगा कि बल कितना लगा है, बल अपॉन ये लंबाई कितनी है, एल, ये है। ये हमारे पास पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है। अभी देखो हमने परिभाषा नहीं लिखी है, अभी हम परिभाषा लिखेंगे। ये हो गया सर पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। अगर आप ये जानना चाहोगे सर ये जो है इसका मात्रक यहाँ से क्या होगा, अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो देखो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर। तो हम लिख देंगे सर न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका सर मात्रक हो गया, अगर हम मात्रक जानना चाहेंगे। अब यहाँ से देखो परिभाषा हमें बनानी है, तो परिभाषा बनाने के लिए या तो हम ऐसे बोल दें कि एक द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो उस रेखा की लंबाई पर जितना भी बल आरोपित होगा, उस बल के कारण उस रेखा में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। या तो हम ऐसे परिभाषा लिख दें, या फिर हम ऐसे समझें कि किसी द्रव पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, किसी द्रव पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की लंबाई पर जितना भी बल लगता है सर, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। या हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे एल है ना, एल, इसको एकांक मान लो, एक यूनिट मान लो, मतलब माना एल बराबर एकांक। अगर एकांक है, एल को हमने अगर एक मान लिया है,
तो सर टी बराबर एफ हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सर ये हो गया टी बराबर एफ हो गया फिर तो। अब यहाँ से हम परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा क्या है, हम लिख सकते हैं कि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है सर वही पृष्ठ तनाव है। तो हम भी परिभाषा लिख रहे हैं, आप भी हमारे साथ लिख लो कि किसी द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ किसी द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये हम परिभाषा समझे। ये सब पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या हुई कि कोई द्रव है, उसके पृष्ठ पर एक हमने काल्पनिक रेखा खींच ली है और उस रेखा की एकांक लंबाई पर जितना भी बल लगेगा सर उस बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि ये जो पृष्ठ तनाव का जो गुण है ये किस में होता है। सर पृष्ठ तनाव का गुण हमेशा द्रवों में होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पृष्ठ तनाव का गुण केवल द्रवों में होता है। द्रवों में होता है। पृष्ठ तनाव का गुण द्रवों में होता है। अब इस पृष्ठ तनाव के गुण के कारण अब बात कहोगे सर ये पृष्ठ तनाव का गुण है उत्पन्न किससे होता है। तो हम जानते हैं कि देखो ये तो हमने हाथों को पकड़ के दिखा दिया था, लेकिन यहाँ तो कण होता है ना, कण एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो उनके मध्य में एक बल लगता है। जल के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके मध्य में एक आकर्षण बल लगेगा। तो जो आकर्षण बल होता है वो होता है अंतर आणविक बल, और ये दो प्रकार का होता है, सहसंजन और आसंजन। तो इसका मतलब हम अगर बात कहें तो सर ये जो पृष्ठ तनाव का गुण उत्पन्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही उत्पन्न हो रहा है। जो अंतर आणविक बल है कहीं ना कहीं यही पृष्ठ तनाव को उत्पन्न करने का कारण है। तो हम यहाँ इस पॉइंट को भी लिख देंगे कि पृष्ठ तनाव का गुण अंतर आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है। हमें समझ में आ गया कि सर अगर किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण है तो वो गुण किसके कारण आता है, तो उसके पीछे सर लॉजिक काम करता है अंतर आणविक बल। और अंतर आणविक बल दो प्रकार के होते हैं, सहसंजन बल और आसंजन बल। अगर आपको सहसंजन और आसंजन पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो पहले पढ़ाई है उसमें सहसंजन और आसंजन को बहुत डिटेल में समझाया है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें समझाया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको समझाए थे। तो अगर सहसंजन और आसंजन समझना चाहते हैं तो हम वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने बताया था कि नवचंद्रक क्या होता है, नवचंद्रक का आकार क्या होता है, या होठों पर लिपस्टिक चिपक जाती है तो इसके पीछे क्या कारण है, या आंख में काजल चिपक जाता है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्रीम चिपक जाती है तो इसके पीछे क्या कारण है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब मैंने सहसंजन और असंजन वाली वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आप इन सवालों में इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि सर जो पृष्ठ तनाव का गुण है कौन से बल के कारण उत्पन्न होता है, ये सर अंतर आणविक बलों के कारण ये उत्पन्न होता है। सर इस गुण के कारण होता क्या है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, उसको लिक्विड की सतह को सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव अपनी सतह
सतह को सिकोड़ने का प्रयास करता है, सिकोड़ने का प्रयास करता है। हमें ये समझ में आ गया कि सर पृष्ठ तनाव का गुण क्या है, द्रवों में होता है। और सर ये इसके कारण होता क्या है, ये पृष्ठ को सिकोड़ने का प्रयास करेगा, वो चाहता है कि सर सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का प्रयास करता है, ये पृष्ठ तनाव का गुण। यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल भी हमें समझ में आ सकता है कि सर जैसे मान लीजिए तुमने देखा होगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए पानी हम ऊपर से गिराएं, तो पानी हमने मान लीजिए एक धार बनाकर गिराया, एक धारा बनाकर हमने गिराया, लेकिन वो कुछ देर बाद वो पानी छितर जाएगा, और छितरने के बाद होगा क्या कि पानी जो गिरेगा तो वो बूंदों के रूप में गिरेगा, और बूंद का आकार कैसा होगा, गोल आकृति धारण करेगी। तो गिरती हुई पानी की बूंद या बरसात की बूंदें गोल आकृति धारण करती हैं। क्यों करती हैं सर, वो इसी के कारण करती हैं कि सर पृष्ठ तनाव उनके पीछे काम कर रहा है, और पृष्ठ तनाव सिकोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर बूंद गिर रही है तो पानी एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेगा, और खींचकर एक बहुत मिनिमम क्षेत्रफल बनाने का प्रयास करेगा। अब हम एक बात जानते हैं कि सर संसार की एकमात्र ऐसी आकृति है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, वो क्या है सर, स्फीयर, गोला। गोले का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होता है, इसीलिए गिरती हुई जलबूंद एक गोल आकृति धारण करती है। उसके पीछे भी लॉजिक दो है, एक तो सर पृष्ठ तनाव है, सर एक वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब भी चारों तरफ से लग रहा है, और जल के अंदर भी एक गुण है पृष्ठ तनाव का, इसके कारण वो गोल आकृति धारण करती है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि बरसात की बूंदें गोल आकृति धारण करती हैं। क्यों, तो हम कहेंगे सर इसके पीछे लॉजिक है दो, एक तो है पृष्ठ तनाव, देखो ज्यादातर तो पृष्ठ तनाव ही गुण है जिसके कारण वो ऐसा होगा। दूसरा लॉजिक सर वायुमंडलीय दबाव भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दो हैं कारण, पृष्ठ तनाव अगर हम मानते हैं कि सर 80% पृष्ठ तनाव है, तो सर वायुमंडलीय दाब सर 20% ये भी जिम्मेदार है उसकी। जैसे मान लीजिए जलबूंद है, ये गिर रही है तो ये गोल आकृति धारण करेगी, तो होता क्या है कि सर इसके बाहर से इस पर एक दबाव लगता है, सर उसको तो वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और सर अंदर भी पृष्ठ खिंचती हैं, अंदर भी ये पृष्ठ खिंचती हैं, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है। ये जो होता है, मैं इसको मैं टी से दिखा रहा हूँ, ये अंदर पृष्ठ तनाव होता है। तो सर जल की बूंद अगर गिर रही है तो वो गोल आकृति धारण करेगी। सर इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, लॉजिक होता है सर पृष्ठ तनाव और बाहर का वायुमंडलीय दाब, इसके कारण वो गोल आकृति धारण करती है। और संसार की गोल जो स्फीयर है, यही एक ऐसी आकृति है जो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरती है, इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कागज है, ये एक कागज है, अगर मैं इस कागज को बहुत कम क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, इस तरह से करने के बाद ये बन गया, ये गोल बन जाता है, गोल। अब हम देखो, कोई भी व्यक्ति है, मान लो कुछ निबंध लिख रहा है, और लिखते लिखते उसका पेज खराब हो गया, तो फिर वो ऐसे मोड़ता है, ऐसे करके फेंक देता है, मतलब वो नहीं जानता कि मैंने क्या कर दिया। वो क्या करता है, वो जानता है कि अब इस कागज का कोई काम नहीं है, इस कागज को ऐसी जगह फेंको या और इस तरह से बना दो कि ये कम से कम क्षेत्रफल घेरे, तो वो भी जाने अनजाने में इस तरह से मोड़ मार के कागज को इस तरह से कर देता है। अब ये क्या आकृति हुई, ये सर आकृति हुई गोल। इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं, कोई आदमी जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन लॉजिक ये होता है कि सर जो गोल आकृति है वो सबसे कम जगह घेरती है, फिर उसके बाद हम ऐसे करके कागज को फेंक देंगे, हम जानेंगे अब ये बहुत कम जगह घेरेगा। क्यों, क्योंकि सर वो गोल आकृति कम जगह घेरती है। यही कारण है कि जल की बूंद जब गिरेगी तो वो एक तो पृष्ठ तनाव लग रहा है, वो खींचेगा, और दूसरा सर उसके अंदर एक पृष्ठ तनाव है और बाहर वायुमंडलीय दाब है, इसके कारण वो गोल आकृति धारण करती है, क्योंकि गोल एक ऐसी आकृति है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और आराम से फिर वो गिरेगी। अब इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि देखो, अगर मान लीजिए धातु की एक हल्की सी वो है, अगर मान लीजिए सुई, धातु की एक हल्की सी सुई है, उस हल्की की सुई को अगर
तीव्र गति से अगर डाल देंगे पानी की सतह पर तो वो डूब जाएगी। और अगर उस धातु की सुई को आराम से बहुत धीरे 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 बहुत धीमे से बहुत सावधानी से अगर पानी की सतह पर रखेंगे तो आराम से फिर वो तैरेगी। तो हम कहेंगे सर धातु का, तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो घनत्व धातु का ज़्यादा होता है, वो तो डूबनी चाहिए। लेकिन सर धातु की हल्की अगर सुई है तो वो आराम से ऊपर सतह पर तैर जाती है। इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे भी कारण है तो पृष्ठ तनाव है। सर मच्छर पानी की सतह पर आराम से तैरता रहता है, छोटा छोटा कोई कीट है वो आराम से ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, वो सर डूबता ही नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो हम दो यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि मच्छर पानी की सतह पर नहीं डूबता। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? पृष्ठ तनाव है। दूसरा एक और हम ये एग्जांपल है, अगला एग्जांपल समझते हैं कि सर हल्की धातु की सुई जल की सतह पर तैर जाती है। हल्की धातु की सुई जल की सतह पर तैर जाती है। जल की सतह पर तैर जाती है भाई साहब। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? इसके पीछे भी लॉजिक है, पृष्ठ तनाव का गुण है। तो हमें यहाँ समझ में आया कि सर पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है और पृष्ठ तनाव का गुण उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उत्पन्न होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, और सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये उत्पन्न होता है। और इस गुण के कारण कोई द्रव है वो अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करता है, इस गुण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यही कारण है कि बरसात की जो बूंद है, जो जल बूंद है, वो गोल आकृति धारण कर लेती है। अगला हमारा मच्छर भी तैरता है, कोई छोटा छोटा कीट है अगर वो भी तैरता है, अगर वो होगा वो भी तैरेगा। जैसे मान लीजिए मच्छर हो जाते हैं पानी में, तो हम उसके ऊपर क्या डालते हैं? केरोसिन डालते हैं। केरोसिन से क्या होता है? केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है जल की अपेक्षा, तो केरोसिन ऊपर ऊपर तैरता है। और जैसे ऊपर ऊपर तैरेगा तो उसमें जो मच्छर का लार्वा होगा जो पानी के ऊपर सतह पर तैर रहा था, वो अब केरोसिन में डूब जाएगा और मच्छर भी उस पर रुक नहीं पाएगा, डूब जाएगा, तो मौत हो जाएगी उसकी। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जहाँ पानी ठहरा हुआ है सर उसमें मिट्टी का तेल डाल दो। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा डाल दो, महंगा आता है, थोड़ा भी डाल दोगे तो एक बूंद बन जाएगी, एक तरह से एक छोटी सी लेयर तो बनाएगा। जब वो लेयर घूमते हुए तैरते हुए वहां जाएगी जहां पर लार्वा तैर रहा है, आराम से डुबो लेगी अपने आप में। जैसे उसको तो धीमे धीमे सभी मच्छर मर जाएंगे। थोड़ा सा भी तेल जो केरोसिन है, थोड़ा सा भी अगर पानी में डाल देंगे तो वो कुछ समय के बाद सभी मच्छरों को मार देगी। कहीं वो घूमेगी ना ऊपर ऊपर ऐसे सतह पर चलता रहेगा, तो जहां पर भी पहुंचेगा लार्वा है तो वहीं डुबो देगा इसको, इस तरह से उसको मार देगा। तो कुल मिलाकर ये है हमारे सामने। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे समझते हैं, क्योंकि अभी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ से कुछ बातें समझनी है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम पृष्ठ तनाव से संबंधित 2 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। पृष्ठ तनाव से संबंधित कौन से उदाहरण हैं और कौन से कारक हैं जो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम 2 सवाल देखते हैं। देखो पहला सवाल है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर? T बराबर F/L होता है। तो सर इसका मात्रक तो न्यूटन होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है और इसका मात्रक मीटर है। तो हम चेक करेंगे कि सर न्यूटन अपॉन मीटर कहाँ पर है। तो सर ये है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये है न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये है सर जूल अपॉन मीटर, पता नहीं ये हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि जूल के पदों में है। सर जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, पता नहीं ये हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि सर दाब का, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक तो हमसे पूछ रहा है, लेकिन सर न्यूटन के पदों में नहीं, जूल के पदों में पूछ रहा है। जूल का मतलब है सर ऊर्जा। जैसे मान लीजिए पृष्ठ तनाव पर जो एक एकांक रेखा है उस पर नीचे की तरफ बल लगेगा और उस बल के कारण थोड़ा सा विस्थापन हो जाएगा और उस विस्थापन के कारण थोड़ा सा कार्य होगा, उस कार्य को ही हम उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, मतलब ऊर्जा हम उसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें सर, यहाँ पर एक फॉर्मूला है सर W बराबर F/D। F का ये W का मतलब है सर कार्य या फिर ऊर्जा जो पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होती है। अब हम बात करें सर F का, F की वैल्यू निकालें तो ये F बराबर W का अपॉन में D आ जाएगा, W/D। इस वैल्यू को अगर हम F की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करने की प्रयास करें तो क्या होगा? T बराबर W/D और ये अपॉन में L है।
अब यहाँ से मात्रक क्या बनेगा, देखो इसका मात्रक तो जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है, अपॉन ये डी मतलब विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर, ये लंबाई एल है, इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो देखो कहाँ पर है, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। सर ये गया जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। अगला है सर पृष्ठ तनाव गुण है, जो सरफेस टेंशन का जो गुण है वो किसका होता है, वो केवल सर द्रव का होता है, द्रव का। ये सवाल एक है, मैंने ऑप्शन दो तरीके से बनाए, इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो सर क्या हम आंसर लगाएंगे, और अगर ऑप्शन इस तरह से हो तो फिर हम किसका सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि सर पृष्ठ तनाव गुण है, हम जानते हैं सर ये पृष्ठ तनाव का गुण जो है वो द्रवों का होता है, तो ये सर ऑप्शन आएंगे कि द्रव का है, ठोस का है, तरल का है कि गैस का है, तो हम यहाँ तो लगाएंगे सर द्रव का होता है। अगर इसी सवाल के ऑप्शन इस तरह से आए तो सर द्रव तो कहीं दिख नहीं रहा, अगर द्रव कहीं नहीं दिख रहा है तो एक बात समझनी होगी हमें यहाँ पर कि एक शब्द है तरल, एक शब्द होता है तरल, इस तरल का मतलब है फ्लूइड, FLUID फ्लूइड। ये जो फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो प्रवाह हो सके, जिसमें बहने का गुण हो, तो सर बहने का गुण तो गैस में भी होता है और सर द्रव में भी होता है। तो इस तरल का मतलब क्या है, इस तरल का मतलब है कि सर इसी के अंदर द्रव आता है और इसी के अंदर गैस आती है। तो हम कहेंगे कि सर अगर ये जो तरल शब्द है, इस तरल में द्रव भी छुपा हुआ है और गैस भी छुपी हुई है। अब हम बात करें अगर हमारे सामने द्रव रखा है तो फिर हमें तरल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर इसमें तो गैस भी आती है, हमें गैस लेनी नहीं है, ये प्योर है द्रव, तो हमें ये इसका आंसर ये लगा देना। लेकिन सर ये वाला जब ऑप्शन आएगा तो हमें द्रव ढूंढना है कि द्रव किस ऑप्शन में छुपा है। हम कहेंगे सर ये ठोस, यहाँ तो द्रव है ही नहीं, ये सर गैस, यहाँ तो द्रव है ही नहीं, लेकिन सर देखेंगे तो सर तरल, तरल अगर यहाँ है नन ऑफ दिस, तो तुम कहोगे सर इसमें कहीं पर द्रव नहीं है, उत्तर मार दो नन ऑफ दिस, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी तरल का मतलब समझो पहले, तरल का मतलब सर द्रव भी होता है और गैस भी होता है, इसका मतलब तरल के अंदर द्रव भी मौजूद है और गैस भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखें तो सर कहाँ पर द्रव मिल सकता है, तो द्रव हमको यहाँ मिल सकता है, तो हम इस सवाल का जवाब लगाएंगे ये वाला। ऐसा मत करना कि आप नन ऑफ दिस लगा दो, क्योंकि तरल का मतलब गैस भी होता है और तरल का मतलब द्रव भी होता है, क्योंकि तरल की परिभाषा क्या है, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है। अब सर बहता तो द्रव भी है और बहता गैस भी है, तो तरल का अर्थ दोनों होता है। तो जब ऑप्शन इस तरह से आएंगे, जब उसमें द्रव नहीं रहेगा तब हम तरल को उत्तर लगा देंगे, और जब ऑप्शन इस तरह से आएंगे तब हम द्रव को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं सर उदाहरणों की। देखो कुछ एग्जाम्पल तो हम समझ चुके हैं कि जैसे मान लो धातु की पतली सुई है तो आराम से तैरेगी पृष्ठ तनाव के कारण, अगर कोई छोटा सा कीट है या मच्छर है किसके कारण तैरता है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस ये तो हमने पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। देखो क्या है, हम बात करते हैं एक सर, ये है ब्रश, ब्रुश देखा है, ब्रुश, दो तरह के ब्रुश होते हैं, एक दाढ़ी बनाने वाले सेविंग वाला एक ब्रुश होता है और एक पेंटिंग वाला ब्रुश होता है। अगर सेविंग वाला ब्रुश है और वो पेंटिंग वाला ब्रुश है, अगर हम उसको पानी में भिगोते हैं तो सर उसके जो बाल हैं वो आराम से चिपक जाते हैं, जो फैले हुए थे, ज़्यादा क्षेत्रफल घेर रहे थे, पानी में डुबोने के बाद निकालने पर वो कम एरिया ग्रहण करते हैं। क्यों, क्योंकि सर पानी में गुण था पृष्ठ तनाव का और उन बालों के अंदर आ गया वो, तो पृष्ठ तनाव के कारण वो सब इकट्ठे कर दिए उसने। देखो यही कारण है कि नहाने के बाद अपने बाल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, पानी उसमें के अंदर आ जाता है तो वो एक दूसरे को, पृष्ठ तनाव का गुण है तो वो चिपका देता है, जब पानी सूख जाता है तो फिर आराम से फिर फैल जाते हैं, फिर लहराते हैं बाल। तो कुल मिलाकर ये है कि सर ये ब्रुश है, ब्रुश कॉमा पेंटिंग, ये रुको यहाँ पर लिख दो, ब्रुश ब्रैकेट में दाढ़ी, दाढ़ी, ये दाढ़ी वाला ब्रुश कॉमा पेंटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग ब्रुश, ब्रुश कॉमा बाल, भिगोने पर, भिगोने पर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्यों, इस क्यों का जवाब है हमारे पास, क्यों का जवाब है सर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्यों होता है सर ऐसा, तो हम लिख देंगे सर पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का गुण रहता है। अगला हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लो जितनी भी हम मरहम क्रीम बनाते हैं, कोई घाव है सर, घाव भरने के लिए एक मरहम क्रीम बनाएंगे,
तो सर उस क्रीम का पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि सर उसका पृष्ठ तनाव अगर कम होगा तो वो घाव पर अच्छी तरह से फैलेगा, क्योंकि जितना पृष्ठ तनाव कम होता है तो उतना ही फैलता है, और जितना पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा उतना सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि घाव घाव पर लगाने वाली क्रीम या मरहम मरहम का पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है। क्यों? तो सर इसके पीछे भी लॉजिक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सर ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सर पेंटिंग वाला देखा होगा तुमने, जो जितने भी पेंट्स आते हैं, पेंट जिनको हम पेंट करते हैं, तैलीय पदार्थ या फिर पेंट, उनका पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है ताकि वो आराम से किसी पर चिपक सकें। जितने भी तैलीय पदार्थ हैं, जैसे आपने देखा मोवी ऑयल वगैरह, ये इनका सरफेस टेंशन कम रखा जाता है ताकि वो आराम से कहीं पर चिपक सके। या फिर कोई पेंट है, जो भी कलर करने वाली पेंट होती है, वो पेंट का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पेंट लेकर आते हैं तो पेंट लेने के साथ वो एक ऑयल देता है, एक बहुत पतला ऑयल देता है। वो कहता है कि ये काम कर रहा है, इस पेंट को जब इस्तेमाल करना तो ये वाला ऑयल इसमें मिला लेना। तो मिलाकर होता क्या है, उसका सरफेस टेंशन घटाया जाता है। कोई कोई तो ऐसे पेंट होते हैं जो अपने आप से वो पतला आता है, उसका ऑलरेडी हमने पृष्ठ तनाव घटा के रखा है। जो गाढ़ी फॉर्म में आता है उसके लिए एक स्पेशल ऑयल देता है दुकान वाला, वो कहता है कि इसको ले जाकर मिलाना पहले, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर पेंट करना, तो अच्छे से पेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं पेंट तथा तैलीय पदार्थों का पृष्ठ तनाव कम किया जाता है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? तो सर इसके पीछे भी लॉजिक, सर पृष्ठ तनाव कम कर देंगे तो आराम से वो चिपक जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हल्की धातु वाला हो गया, मच्छर वाला हो गया भाई साहब। हाँ, एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं सर। एक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पारा है, मरकरी। अगर हम मरकरी को एक कांच की प्लेट है उस पर छितरा देंगे तो देखेंगे कि सर बूंद बूंद गिर जाएगा और गोल गोल बूंद धारण करेगी। तो मरकरी को अगर एक कांच की प्लेट पर इस तरह से छितरा देते हैं तो सर गोल आकृति धारण करती है। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? पृष्ठ तनाव होता है। तो हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं कि एच जी को कांच की प्लेट पर छितराने से वह छोटी छोटी गोल बूंद धारण करती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? कि गोल बूंद धारण कर लेंगे तो सर इसके पीछे भी पृष्ठ तनाव है। या हम एक और बात करें कि सर मान लो कोई पिघली हुई धातु है, अगर हम पिघली हुई धातु बहुत ऊंचाई से गिराएंगे तो हम वहाँ एक धारा बनाकर गिराएंगे, तो लेकिन वो धारा बनी नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए हम मान लो 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए, अब वहां से अगर पानी को गिराएंगे एक धार बनाकर, मान लो पानी की एक धार बनाकर हमने गिराया है, तो जमीन तक जब तक पानी आएगा तो धार बनी नहीं रहेगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे पानी अपने आप छितर जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर कोई पिघली हुई धातु है, वो उसको ऊपर गिराएंगे तो वो छितर जाएगी, और जैसे ही वो छितरेगी तो छोटी छोटी जल बूंदों की तरह एक छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगी, तो वो भी गोल आकृति धारण करती हैं। ये भी सवाल पूछता है कि अगर एक पिघली हुई धातु है उसको गिराएंगे तो वो भी छितर जाती है और उसकी हर एक बूंद एक गोल आकृति धारण करती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो सर हम कहेंगे सर पृष्ठ तनाव, इसके पीछे भी पृष्ठ तनाव का ही गुण है। अब हम देखेंगे कि सर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और फिर हम उस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल समझेंगे, और इन कारक को हम इस चित्र की मदद से समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे
सर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला है सर तापमान, तापमान, एक तो तापमान है सर। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है अशुद्धि, अशुद्धि, अशुद्धि मिलाएंगे तो फिर ये भी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करेगा। और सर तीसरा कारक है जल, मतलब द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, आखिरकार उस द्रव का नेचर कैसा है। तो ये 3 कारक हैं। इन कारक के आधार पर ये कारक हैं जो पृष्ठ तनाव को प्रभावित कर देते हैं, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे सर ये तापमान किस तरह से प्रभावित करता है। आखिरकार तापमान किस तरह से प्रभावित करता है। देखो एक एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि पृष्ठ तनाव गुण क्या करता है। पृष्ठ तनाव का गुण सिकोड़ने का प्रयास करता है, अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को सिकोड़ने का प्रयास करता है, ये उसका गुण है। और इसका उल्टा फैलने का काम करेगा। हमारा काम है, पृष्ठ तनाव का काम है किसी चीज को सिकोड़ देना। अब हम एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी हमने कमरे में लिटा दिए और वहां पर अभी थोड़ी सी गर्मी है, नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है, तो आप आराम से फैल कर सो रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फैल के सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एसी चालू कर दी। अब एसी जो है वो एकदम हैवी वाली एसी है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर गिराएगी आपका। तो वहां पर कमरे का ताप जब 22 से 23 डिग्री था तो आराम से ऐसे फैल के बेड पर आराम से लेटे थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ वैसे वैसे हम सिकुड़ना स्टार्ट होंगे क्योंकि सर्दी लगेगी। और जैसे ही ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे हम पहले हाथ सिकोड़ेंगे, ऐसे हाथ सिकोड़ लिए क्योंकि सर्दी लग रही है। फिर ज़्यादा और लगेगी तो फिर पैर हम सिकोड़ना स्टार्ट करेंगे, फिर पैरों को सिकोड़ के ऐसे एकदम लड्डू बन जाएंगे। देखा होगा कि सर सर्दी में होता क्या है कि हम एकदम बहुत बहुत ही कम जगह घेरने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि सर सर्दी लगती है तो अपने एरिया को घटाते हैं, क्षेत्रफल को कम करते हैं ताकि सर हमको सर्दी कम लगे। तो तुमने देखा होगा जैसे जैसे सर्दी बढ़ाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति भी आराम से अपने अंग सिकोड़ लेता है और वहीं का वहीं लड्डू बन जाता है। देखा होगा, अरे ऐसा तो महसूस किया ही होगा, जब जितनी ज़्यादा सर्दी लगती है उतना ही ज़्यादा अपने अंग सिकोड़ के वहीं का वहीं बैठेगा। जैसे देखा होगा कि अगर सर्दी में कोई मतलब कोई भी व्यक्ति है बैठा है आराम से, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, सर्दी में कैसे बैठता है? आराम से इस तरह से बैठ जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे करके बैठेगा। क्यों भाई? क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, क्षेत्रफल कम कर लेगा तो फिर उसको सर्दी कम लगेगी, सिकोड़ लेगा। मतलब क्या है कि ताप जैसे ही बढ़ा कम किया तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, सिकोड़ता है। तो इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सर इनकी, ये व्यक्ति हैं। हम एक और चीज जानते हैं कि सर टेम्परेचर किसी का डाउन करते हैं तो हमारी देखो धातु में क्या होता है, तुमने देखा होगा कि सर एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, इन खंभों के बीच में बिजली के तार जो लगाते हैं थोड़े से ढीले बनाते हैं। तो ढीले बनाने के पीछे क्या कारण है कि जब देखो ढीले इसलिए बनाते हैं कि जब सर्दी आएगी तो ये धातु है, धातु सिकुड़ती है। सर धातु ही नहीं, हमारा शरीर भी सिकुड़ता है, हर एक चीज संसार की सिकुड़ती है ताप कम होने के कारण। तो ये धातु का जैसे सर्दी आएगी तो ये फिर सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो फिर सीधा हो जाता है तार। थोड़ा सा ढीला में इसलिए छोड़ेंगे कि जब ये सिकुड़ेगा तो आराम से सीधा हो जाए। फिर जैसे गर्मी आएगी तो फिर ये लूज हो जाएगा, फिर ये ढीला हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हैं इस द्रव के मॉलिक्यूल्स अगर हम इनको टेम्परेचर देंगे, जैसे ही ताप दिया तो ये हड़बड़ा जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, ताप खींच रहे हैं, जैसे यहाँ से ताप कम करेंगे तो ये सब के सब सर्दी के कारण एकदम इनका अंग भी सिकुड़ेगा। मान लीजिए हाथ, बेशक देखा होगा कि सर सर्दी के मौसम में जो स्किन होती है वो बहुत सख्त, कड़ी और कठोर हो जाती है, गर्मियों में मुलायम होती है। तो यही देखो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही गिराएंगे तो ये जो व्यक्ति हाथ पकड़ के खड़े थे इनके हाथों में भी एक खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव जो लग रहा था वो बढ़ जाएगा, तन जाएंगे। इसका मतलब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम समझ में आया कि सर तापमान है, तापमान जैसे ही गिराओगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान गिराने के कारण जो सिकुड़ने का, देखो पृष्ठ तनाव था क्या, सिकुड़ने का ही गुण तो था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो और ज्यादा सिकुड़ेगा, और ज्यादा सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पृष्ठ तनाव समानुपाती 1 तापमान। देखो चिन्ह तो समानुपाती का लगता है लेकिन इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1 उल्टा रख दिया ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि सर पृष्ठ तनाव और तापमान में उल्टा संबंध होता है। सर तापमान को गिराएंगे
तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। देखा होगा कि जैसे मान लीजिए गर्म चाय है गर्म चाय है तो उसके ऊपर वो जारी जो होती है वो नहीं जमती है। जैसे जैसे चाय ठंडी होती है तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है। ये क्यों हुआ? और फिर देखा होगा कि मलाई जमने के बाद सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर ठंडा होने के कारण जो अपना पृष्ठ है वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमें समझ में आएगा सर तापमान और पृष्ठ तनाव में कैसा संबंध है? उल्टा। तापमान अगर घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा और सर तापमान बढ़ा देंगे सर गर्म कर देंगे। देखो मान लीजिए इनको गर्म कर दें तो ये क्या करेंगे? अरे भाई दूर दूर चल। कुल मिलाकर ये इनके हाथों में भी थोड़ा सा ढीलन आ जाएगा। अगर ढिलाई आ जाएगी तो होगा क्या? थोड़ा सा ढिलाई आ जाएगी तो यहाँ पर तनाव कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर तापमान और पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है। अब इसके थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। सर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ठंडे ठंडे सूप सूप की अपेक्षा अपेक्षा गर्म गर्म सूप सूप अधिक स्वादिष्ट अधिक स्वादिष्ट लगता है अधिक स्वादिष्ट ये लगता है। समझ में आ गया क्यों होता है? क्योंकि मान लो ये हमारे जीभ होती है, जीभ पर क्या है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये जीभ है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, गर्म सूप कर देंगे, तापमान अगर बढ़ा दिया उसका तो सर पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो आराम से फिर फैलेगा। तो अगर गर्म सूप जाएगा तो वो पूरी जीभ पर फैलने का प्रयास करेगा, पूरी जीभ पर फैलेगा तो स्वाद कलिकाओं के सभी स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आएगा और आराम से उसका स्वाद महसूस करवाएंगे। मस्तिष्क में सीधा स्वाद का मैसेज जाएगा कि अच्छा इसका ये स्वाद है, तो आनंदित होगा, अब मतलब अच्छा लगेगा। अगर यहीं पर ये सूप ठंडा है तो सर पृष्ठ ठंडा होने के कारण पृष्ठ तनाव को कम करना चाहेगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा और जैसे ही पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, ठंडा किया है तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया मतलब सिकोड़ने का प्रयास करेगा और सिकोड़ने का प्रयास करेगा तो ये स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आ नहीं पाएगा। अब जब स्वाद कलिकाओं के संपर्क में नहीं आ पाएगा तो हम सूप का स्वाद ले कहाँ पाएंगे? इसका मतलब ये वाला लॉजिक हमें समझ में आया। अगला देखो ठंडे ठंडे पानी पानी की अपेक्षा अपेक्षा गर्म गर्म पानी पानी में कपड़े कपड़े अधिक अधिक साफ होते हैं साफ होते हैं। देखो ठंडा पानी है, अगर ठंडा पानी है तो उसमें पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, पृष्ठ तनाव ज़्यादा है तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब हमें पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, हम नहीं जाएंगे। हम जो मान लो कोई ये मान लीजिए शर्ट है, शर्ट के अंदर तक धागे धागे तक गंदगी भरी हुई है, तो पृष्ठ तनाव अगर पानी में ज़्यादा है तो पानी कहेगा भाई साहब हम नहीं जाएंगे, हमारा तनाव ज़्यादा है, हम नहीं जा रहे, ठंड लग रही है बड़ी ज़्यादा। वो ये अगर सर्दी बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम करेंगे, ठंडा है तो सर पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर जाएगा ही नहीं पानी, जब जाएगा नहीं तो अंदर से गंदगी खींच के भी नहीं लाएगा। लेकिन अगर वहीं टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा और जैसे ही पृष्ठ तनाव घटा वैसे ही वो आराम से अंदर तक जाएगा और वहां से मैल को निकाल कर ले आएगा, वहां से मैल जितना भी होगा उसको सबको निकाल देगा। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये है कि सर ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो अगर तेल की बूंद है, गर्म पानी की सतह पर गिराएं, गर्म पानी की सतह पर तो तेल की बूंद बनी रहेगी, फैलेगी नहीं, और अगर ठंडे पानी की सतह पर गिराएंगे तो फैल जाएगी, तो फैल जाएगी। क्यों? गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है तो बूंद गिरेगी तो वो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण आराम से वो अपने आकार को नहीं बदलेगी, और अगर ठंडा है तो तनाव ज़्यादा है तो गिरते ही वो फैल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे तेल की बूंद तेल की बूंद गर्म जल की सतह सतह पर नहीं फैलती, पर गिराने पर फैलती नहीं है, तथा ठंडे ठंडे जल की सतह पर गिराने पर फैल
जाती है। तो अगर पानी ठंडा है, उसकी सतह पर गिराएंगे तो फैल जाएगी। एक और एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मान लो धातु की रॉड होती है, दो धातु की रॉड, एक धातु की ये रॉड है, एक धातु की, इनको दोनों को जोड़ना है। तो सर कैसे जोड़ते हैं? वेल्डिंग से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच में मान लीजिए एक धातु की ये रॉड है, एक धातु की ये रॉड है, ये धातु की रॉड है और इनको जोड़ना है। तो होता क्या है कि यहाँ पर वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग वेल्डिंग में होता क्या है कि एक तार होता है, उसको विद्युत की सहायता से पिघलाया जाता है। तो पिघलाने के बाद यहाँ आ जाता है, मान लीजिए वो पिघल गया तो इतने बीच में ये आ गया, पिघल चुका है। अब जैसे ही पिघलने के बाद हटाएंगे तो जब ठंडा होगा, पिघल गया है तो पृष्ठ तनाव कम हो गया है, तो आराम से यहाँ फैल जाएगा, इस धातु की नोक और इस धातु की नोक को अपने अंदर ले लेगा। लेकिन जैसे ही फिर ये ठंडा होगा तो फिर ये मजबूत होता जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो इन दोनों को पकड़ लेगा, इन दोनों को आराम से पकड़ लेगा। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हो जाता है, जैसे वेल्डिंग हो गई, ठंडा करने के बाद फिर ये आराम से इसको घिस के एक जैसा कर देते हैं, तो ये होता है। तो हम कहेंगे सर वेल्डिंग। वेल्डिंग भी, वेल्डिंग में दो धातु की छड़ें जुड़ जाती हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो हम कहेंगे वेल्डिंग, वेल्डिंग में धातु की छड़ें छड़ें जुड़ती हैं। क्यों? तो कारण है पृष्ठ तनाव, यही पृष्ठ तनाव चल रहा है, पृष्ठ तनाव कारण है। समझ में आ गया? तो ये सर गर्म है, हमें समझ आ गया सर। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसमें हमने पृष्ठ तनाव पढ़ लिया सर। तापमान का प्रभाव, सर तापमान में और पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, और तापमान घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, ऐसा संबंध होता है। और ये चार हमने एग्जाम्पल समझ लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अशुद्धियों को देखते हैं, सर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम अशुद्धि का प्रभाव समझ लेते हैं कि पृष्ठ तनाव पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अशुद्धि दो प्रकार की होती है, घुलनशील अशुद्धि और अघुलनशील अशुद्धि। घुलनशील अशुद्धि जल में घुल जाती है और अघुलनशील घुलती नहीं है। अब हम बात करते हैं सर, ये है, ये मान लो ये व्यक्ति हैं, ये आपस में हाथ पकड़ के खड़े हैं, इसी के कारण इनमें पृष्ठ तनाव है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए अगर 8 आदमी इस तरह से हाथ पकड़ के खड़े हैं, अगर हम ऊपर से उनके कुछ भारी चीज गिराएं, कुछ मान लीजिए कुछ बॉक्स हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं, अगर उनको हम गिराएं, इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं, उनमें कुछ भी भरा है, इतना भारी नहीं है कि उनको लग जाए, बस इतना है कि बड़े बड़े बॉक्स हैं और ऊपर से गिरा रहे हैं। और अगर ऊपर से गिरा रहे हैं तो ये जो व्यक्ति हाथ पकड़े होंगे वो क्या कहेंगे? जब ऊपर से सामान गिरेगा कुछ भी, तो वो ये कहेंगे कि भाई साहब हाथ अपने मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि मजबूती से पकड़ के रखते हैं, कहीं ये छूट न जाए, क्योंकि सामान ऊपर से गिर रहा है, तो अगर गिरने के कारण कहीं वो छूट न जाए। तो चलिए अब हम अशुद्धि का प्रभाव समझ लेते हैं कि सर जल में अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो सर उस पे, तो चलिए अब हम अशुद्धि का प्रभाव समझ लेते हैं कि सर यदि हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने के कारण पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, हमारे पास अशुद्धि दो तरह की होती है, एक होती है घुलनशील अशुद्धि और एक होती है अघुलनशील अशुद्धि। देखो, घुलनशील अशुद्धि क्या है? जैसे मान लीजिए जल का मॉलिक्यूल है, जल के कण है, अगर अशुद्धि घुलनशील है तो वह उसके कण जल के कणों के बीच में आराम से एक समान रूप से फैल जाएंगे। और अगर अघुलनशील अशुद्धि है तो वो जल के कणों के बीच में ठहरेंगे नहीं, वो जमीन में जाकर बैठ जाएंगे। जैसे मैंने इस चित्र में दिखाया है कि ये जो कण है सर, ये वाले कण, ये वो हैं, एक ऐसी अशुद्धि है जो जल में मैंने डाली है लेकिन ये घुली नहीं है, जो घुलती नहीं है वो तली में जाकर बैठ जाती है, तो ये तली में बैठ गई है। और घुलनशील अशुद्धि क्या होती है? सर घुलनशील अशुद्धि ऐसी होती है कि जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने मॉलिक्यूल्स फंसा देती है। जैसे कि मैंने ये देखो, ये दिखाया है, ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति दिखाया है कि ये घुलनशील अशुद्धि का कण है। अगर मान लीजिए घुलनशील अशुद्धि की बात करूं, जैसे मैंने जल में घुलनशील अशुद्धि डाली, तो ये पृष्ठ तनाव को कम करेगी कि ज़्यादा करेगी? इस चित्र से समझो। जैसे मान लीजिए ये लोग खड़े थे आपस में हाथ ऐसे पकड़ के, अगर हमने इनके बीच में एक व्यक्ति, अगर घुलनशील अशुद्धि है तो उसका पार्टिकल इनके बीच में आ जाएगा,
उनके बीच में फंस जाएंगे। ये देखो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं दिखाया, मैंने एक दिखाया है। घुलनशील अशुद्धि है तो जो ऑलरेडी द्रव के मॉलिक्यूल से उनके बीच में घुलनशील अशुद्धि का कण आएगा, ये मानता हूं ये जो है ये है घुलनशील अशुद्धि का कण। घुलनशील अशुद्धि, अशुद्धि, अशुद्धि का कण, ये घुलनशील अशुद्धि का कण है। और ऐसे कण एक यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि एक समान रूप से जो जल के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में आ जाता है। लेकिन हमने ये वाले दिखाए नहीं, क्योंकि अगर ये भी दिखाएंगे तो ये चित्र खराब होगा, तो हम एक से समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये इनके बीच में आ गया, तो जो हाथ पकड़ के आराम से खड़े थे, मान लीजिए एक फिक्स जगह है, ये हमारे पास फिक्स जगह है, ये एल लंबाई है, और इसी एल लंबाई में पहले 4 आदमी खड़े थे, और अब सर हमें दिख रहा है सर 5 हो गए, तो जो हाथ पकड़े थे वो हाथ भी थोड़े कुछ लूज हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो सर इनके हाथ इस तरह से लूज हो जाएंगे, लूज, क्योंकि पहले 4 आदमी खड़े थे, पहले खड़े थे मात्र 4 आदमी, तो हाथ सीधे सीधे थे, लेकिन एक आदमी और आ गया तो थोड़ा हाथ लूज हो जाएंगे, तो वही लूज हो जाएंगे। अगर हाथ सीधे थे, तने हुए थे, तो सर पृष्ठ तनाव ज्यादा था, और हाथ अगर लूज हो गए तो पृष्ठ तनाव घट गया। तो हमने क्या कहा से अगर घुलनशील अशुद्धि जल में मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव को घटा देती है। क्यों घटाती है? क्योंकि घुलनशील अशुद्धि का कण जल के कणों के बीच में आकर खड़ा हो जाएगा, तो और जगह फिक्स है, तो अगर जहां 4 कण थे उनके बीच में अगर 5 कण हो जाएंगे, तो जो हाथ तने हुए थे पहले, अब हाथ लूज हो जाएंगे। इसका मतलब जो हाथ तने हुए थे वही पृष्ठ तनाव था, और अगर हाथ लूज हो गए तो यही पृष्ठ तनाव में कमी है। तो इसका मतलब ये है कि सर घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव को कम कर देती है। हम यह लिख सकते हैं कि घुलनशील अशुद्धि अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम घुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव को गिरा देगा। ठीक है भाई, अब इसका एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम इस अघुलनशील अशुद्धि को समझेंगे। ये है अघुलनशील अशुद्धि, इसको हम अभी समझते हैं, पहले यहाँ से एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जल में अगर हम मिला देंगे, अगर उसमें वॉशिंग पाउडर मिला देंगे या फिर कपड़े के ऊपर साबुन लगा देंगे, तो वॉशिंग पाउडर और साबुन है वो जल में घुलनशील है, तो घुलनशील होने के कारण जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा तो जल अंदर तक, कपड़े में अंदर तक जाएगा और मिट्टी को निकाल के ले आएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि वॉशिंग पाउडर या साबुन मिला हुआ पानी कपड़े अधिक अच्छे से साफ करता है। सर समझ में आ गया, अगर वॉशिंग पाउडर हम मिला देंगे या फिर उसमें साबुन मिला देंगे तो उसके कारण होगा क्या, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और पानी अंदर तक जाकर मिट्टी को खींच के लाएगा। तो ये हमें समझ में आया कि सर घुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। अगला हम सर एग्जाम्पल देखते हैं, रुको एक मिनट, अगला हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अच्छा हाँ, एक और, जैसे पानी का बुलबुला बनता है, और अगर हमें उसमें साबुन मिला देंगे तो सर साबुन का भी बुलबुला बनेगा। तो पानी का बुलबुला बड़ा होगा कि साबुन का बुलबुला बड़ा होगा? हम जानते हैं कि सर साबुन मिला हुआ जो पानी होगा उसका बुलबुला बड़ा होता है, और सर जो नॉर्मल पानी होता है उसका अगर बुलबुला देखेंगे तो सर उसका बुलबुला छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मल पानी है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, और अगर साबुन उसमें मिला दिया है तो सर उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया है, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही वह अपना आकार बढ़ाएगा। तो यही कारण है कि जो वॉशिंग पाउडर मिला हुआ पानी होता है उसके बुलबुले साधारण पानी के बुलबुलों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इसके पीछे भी यही होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे वॉशिंग पाउडर या साबुन
वाले वाले पानी के बुलबुले के बुलबुले के बुलबुले का आकार आकार साधारण साधारण पानी के बुलबुले से अधिक होता है। ये हमें समझ में आ गया कि सर ये हमने अशुद्धि अगर इसमें मिला दी और घुल गई तो ये पृष्ठ तनाव को घटा देती है। अगर हम बात करते हैं सर अघुलनशील अशुद्धि की, अघुलनशील का मतलब क्या है सर? जो घुलेगी नहीं। अगर मान लीजिए, अब यही एग्जांपल फिर समझो, हम मान लो कि लोग खड़े हैं हाथ पकड़ के ऐसे तने हुए, अगर हम उन लोगों के ऊपर कुछ मिट्टी गिराएं या फिर कंकड़ पत्थर गिराएं तो होगा क्या? जो हाथ पकड़ के खड़े होंगे वो क्या होगा? ये घुलेगा तो है नहीं। तो जब ऊपर से हम गिराएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग कहेंगे भाई साहब हमारे ऊपर से कुछ चीज गिर रही है। तो वो गिरने का कारण ये हमारा हाथ ना छूट जाए इसलिए मजबूती से पकड़ लो। कहीं ऊपर से सामान जो गिर रहा है वो हमारे जो हम पकड़ के रखे हैं कहीं इसको छुड़वा ना दे, इसलिए मजबूती थोड़ा और मजबूती कर लो। इसका मतलब अघुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो ये जो हाथ पकड़ के खड़े थे वो थोड़ा और टाइट कर लेंगे, कहीं खुल ना जाए। यही कारण है कि सर वो टाइट कर लेंगे, इसका मतलब पृष्ठ तनाव को बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अघुलनशील अशुद्धि अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल डालते हैं बालू मिट्टी। अगर बालू और मिट्टी मिलाएंगे, बालू और मिट्टी पानी में मिला देंगे तो ये पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। अब तुम देखोगे कि देखो ऊसर जहाँ मिट्टी होती है, ऊसर मिट्टी, वो मिट्टी सफेद कलर की होती है, वहां पर क्षार बन जाता है। वो इतनी महीन होती है कि उसको अगर पानी में मिलाएंगे तो आराम से घुल जाती है। तो तुमने देखा होगा कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई या संत महात्मा है, तो उसके पास कोई साबुन वाबुन तो है नहीं, तो अगर मान लो एक ट्यूबवेल चल रहा है और उसके पास में ऊसर मिट्टी पड़ी हुई है, वही बहुत महीन वाली मिट्टी, तो उसमें अपने कपड़े क्या करते हैं, उसमें सानते हैं और उसमें कपड़े में वो मिट्टी मिला लेते हैं। उसके बाद फिर उस कपड़े को धोते हैं तो साफ हो जाता है। तो वो जो मिट्टी होती है सर वो भी तो घुलनशील है, मतलब इसका एग्जाम्पल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मान लीजिए हमने ऊसर मिट्टी ली, वो जो बहुत क्षारी मिट्टी होती है उसको हमने लिया और उसमें हमने कपड़ों को डाल दिया और फिर हमने कपड़े धुले तो साफ हो गए, इसके पीछे क्या कारण था? वो जो मिट्टी थी, वो जो मिट्टी है वो क्षारीय होती है और क्षारीय मिट्टी जल में घुल जाती है। मतलब मिट्टी की मात्रा नहीं, वो प्योर क्षार होता है, सफेद कलर की बहुत महीन होती है वो मिट्टी, आराम से जल में घुल जाती है। तो सर इसके कारण वो पृष्ठ तनाव को घटा देती है, तो उसमें कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। लेकिन बालू और ये नॉर्मल मिट्टी है, अगर इसको डालेंगे तो पृष्ठ तनाव को ये बढ़ा देगा। तो इसमें इतने अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, साफ नहीं कर पाएगा। तो ये हमें समझ में आया। अब देखते हैं कि सर एक आध और अगर हमारे पास, अच्छा एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल है, ये इसका है एग्जांपल, मैं अभी भूल गया, इसका एग्जांपल है। जैसे मान लो कपूर होता है, कपूर, तो कपूर में क्या होता है कि अगर कपूर के एक टुकड़ा लिया, वो टुकड़ा असमान प्रकार का है, असमान आकृति का है, और उसमें हमने डाल दिया अगर जल में, तो वो असमान आकृति का होने के कारण अपने आसपास में घुलेगा और जैसे ही घुलेगा तो वहां का पृष्ठ तनाव कम करेगा। तो जिधर पृष्ठ तनाव मान लो इधर का अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो इधर मतलब इधर का सरफेस ज्यादा है कपूर का, तो इधर पृष्ठ तनाव ज्यादा कम हो जाएगा तो इधर बढ़ जाएगा। फिर अगर उधर कम है, फिर उधर मतलब पृष्ठ तनाव घटाएगा तो उधर बढ़ जाएगा। मतलब कपूर का जो टुकड़ा है वो अपने आसपास में पृष्ठ तनाव को कम करता है और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो उधर की तरफ मूव हो जाता है, तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कपूर के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वो नाचता है। ऐसा प्रश्न बनकर आता है कि कपूर के टुकड़े को पानी में डाला जाता है, टुकड़ा असमान टुकड़ा है, एक समान प्रकार का नहीं होता, असमान एकदम खुरदरा टाइप का रहता है। तो असमान प्रकार के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वो नाचता है। इसके पीछे क्या कारण है सर? पृष्ठ तनाव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल ये, कपूर कपूर के असमान टुकड़े टुकड़े को जल में डालने पर नाचता है।
नाचने का मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल हम लोग डांस करते हैं वैसा वैसा नहीं, वो अपनी जगह छोड़ेगा, वो चलता ही रहेगा, मूव ही करता रहेगा, उसको हम नाचना बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारा अशुद्धि का प्रभाव। अब हम देखते हैं सर द्रव की प्रकृति। सर द्रव का नेचर क्या होता है? द्रव नेचर दो तरीके का हो सकता है, या तो सर वो बहुत गाढ़ा होगा या बहुत पतला होगा, ये नेचर होता है। मतलब डेंसिटी या तो ज़्यादा होगी या फिर डेंसिटी कम होगी। सर जिसकी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका पृष्ठ तनाव भी ज़्यादा होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका पृष्ठ तनाव भी कम होता है। तो हम यहाँ पर तीसरा, ये जो है तीसरा वाला पॉइंट, इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट। इस तीसरे वाले पॉइंट के लिए हम लिख रहे हैं ये वाला, कि जिस जिस द्रव द्रव का घनत्व घनत्व ज्यादा है उसका पृष्ठ तनाव तनाव भी ज्यादा होगा होगा। जिस द्रव का घनत्व ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक बर्तन में हमने शहद भरा और एक बर्तन में पानी भरा, तो शहद के ऊपर अगर किसी चीज को डालेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, वो कोई ज्यादा भारी मत डालना, कोई थोड़ी हल्की ही चीज डालना, तो वो ऊपर ही तैरेगी। पानी में डालेंगे तो शायद डूब सकती है। तो वहां पर डेंसिटी काम करती है। इसका मतलब सर जल की जो प्रकृति है, जो द्रव का नेचर है सर, वो भी पृष्ठ तनाव को मतलब पृष्ठ तनाव उस पर भी निर्भर करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि सर पेंट खरीदने जाते हैं, अगर कहीं पेंट करनी है तो पेंट जिस बर्तन में आती है उसमें बहुत गाढ़ी होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दुकानदार क्या कहता है कि एक काम करो, इसके साथ एक तेल और ले जाओ, एक तेल और देता है कि इसको आप मिलाना पहले, और जब इसको मिला लेना तो मिलाने के बाद ये पतला हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, फिर ये आराम से आप दीवार पर पेंट कर सकते हो। तो वो क्यों देता है? वो जानता है कि गाढ़ा है ये बहुत ज़्यादा, तो इसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। अब इसी पृष्ठ तनाव ज़्यादा वाले को लेकर हम पॉलिश करेंगे तो होगा क्या, ये पहले तो वो पॉलिश इतनी अच्छी तरह से होगा नहीं, दूसरा अगर होगा भी तो बहुत कम बीच में पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत मोटी मोटी लेयर बना लेगा। और अगर उसमें हम प्राइमर मिला लेंगे और उसको पतला कर लेंगे तो सर उसको पतला करने के बाद पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, फिर आराम से वो पूरे दीवार पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ हमारा सर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम समझेंगे सर पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। पृष्ठ ऊर्जा, यहाँ पर एक पृष्ठ ऊर्जा होती है, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है उसको हम समझने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम पृष्ठ ऊर्जा समझते हैं कि सर पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। देखो यहाँ पर ये एक पात्र है, इस पात्र में मैंने द्रव भरा है, और ये जो आपको दिख रहा है इसको ऊपर से देखने पर, अगर हम देखेंगे सर इसको ऊपर से अगर देखें तो ऊपर से देखने पर ये तल नजर आता है, तो मैंने ये वो चित्र बनाया है। इसका भी अभी काम हम करेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि सर पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। देखो अगर मान लीजिए कि ये एक द्रव का पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मैंने अभी एक पार्टिकल माना है, एक पार्टिकल ये है और एक अंदर है। अगर मैंने इस वाले पार्टिकल से पूछा कि बताइए तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तो ये कहेगा कि मेरा जीवन संतुलित है। मैंने पूछूंगा कि सर कैसे संतुलित है, तो देखो ये कहेगा कि मुझ पर एक राइट हैंड साइड की तरफ एक बल लगा, तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से मुझे लोगों ने पकड़ लिया और आराम से संतुलित कर दिया। फिर देखा गया कि सर मुझे नीचे की तरफ कोई खींचने लगा, तो मुझे ऊपर वालों ने पकड़कर संतुलित कर दिया। और अगर मुझे कोई इधर खींच रहा है तो मुझे इधर खड़े व्यक्तियों ने पकड़ के संतुलित अवस्था में ला दिया। और अगर इधर कोई खींचने का प्रयास कर रहा है तो इधर वाले लोगों ने मुझे पकड़ के संतुलित कर दिया। इसका मतलब ये कण कहता है कि मैं पूरी तरह से संतुलित अवस्था में हूँ, और मेरे अंदर अतिरिक्त एनर्जी, मतलब मुझे स्थिर रहने के लिए, मुझे स्थिर रखने के लिए मुझे किसी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत एनर्जी की आवश्यकता है, उससे मैं अपने आप को स्थिर रख सकता हूँ। मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है, हम एक बात जानते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। mgh, ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी और एच। एच का मतलब होता है ऊंचाई। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ समझते हैं कि सर ये जो है, ये वाला पार्टिकल वो कहता है कि भाई साहब मेरे चारों तरफ से मुझ पर बल लग रहा है, इसीलिए मैं संतुलन की अवस्था में हूँ, और मुझे संतुलन की अवस्था में रखने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही। ज़्यादा ताकत किसे लगानी पड़ेगी? इस वाले को। जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तो ये मेरा लाल बोलता है कि मेरे जीवन में बहुत तनाव है। हमने पूछा कि क्यों है तनाव, तो ये कहता है कि जब मुझे इधर खींचा गया तब मुझे इधर खड़े लोगों ने पकड़ कर संतुलित अवस्था में ला दिया। तब तक मेरे जीवन में कोई तनाव नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे नीचे की तरफ खींचा गया, या फिर इधर खड़े लोगों ने मुझे खींचा,
या फिर इधर खड़े लोगों ने मुझे खींचा, तो फिर मुझे ऊपर को संतुलित करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं था, मतलब मुझे ऊपर से पकड़ने के लिए कोई नहीं था। यह इसी के कारण इन बलों को संतुलित करने के लिए मुझे अपने अंदर से अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ी, और अतिरिक्त ऊर्जा लगाने के बाद फिर मैं अपने आप को संतुलन में रख पाया हूँ। इसका मतलब मेरा जो जीवन है वो तनावपूर्ण है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि मेरी दोनों भुजाएं पकड़कर इस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा है, और अगर मुझे कोई पैर पकड़ के खींच रहा है तो कहीं ना कहीं इन भुजाओं पर तनाव आएगा, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन तनाव तो आएगा, तो इस कण को अपने आप को संतुलित रखने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कण को अतिरिक्त ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ रही है, उसी प्रकार से सर इस पृष्ठ पर तमाम कण हैं, इस पृष्ठ पर तमाम कण हैं। हर एक कण को अपने आप को संतुलित रखने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर इन सब की अतिरिक्त ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो इसी को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। चलो इस पृष्ठ ऊर्जा को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी का डिब्बा है, जनरल डिब्बा है। जनरल डिब्बा में क्या है कि मान लीजिए एक एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब हुआ क्या कि बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत जद्दोजहद करने के बाद व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे के अंदर चढ़ तो गया, लेकिन देखा कि इतनी भीड़ है कि बस जाकर खड़ा हो गया, बस एक पैर रखने की जगह मिल गई, बस आराम से खड़ा है। इधर से भी लोग हैं, इधर से भी लोग हैं, इधर से भी और पीछे से भी, तो चारों तरफ से मुझे सपोर्ट मिली है। तो अगर मैं अपने आप को स्वतंत्र भी छोड़ दूंगा, अपने आप को ऐसे स्वतंत्र छोड़ दूंगा, तो आराम से मुझे मतलब स्टेबल रहने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, तो मुझे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, आराम से मैं इस तरह से खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति खिड़की पर लटका है, अगर खिड़की पर लटका है तो उसको स्टेबल रहने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मतलब अगर खिड़की पर लटका हुआ व्यक्ति है तो उसको स्टेबल रहने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो सर जो अतिरिक्त ऊर्जा बेचारा लगा रहा है, ऐसे अगर मान लीजिए एक इस वाले गेट पर 4 लोग खड़े हैं जो लटके हुए हैं, और मान लो 2-2 न्यूटन ऊर्जा वो लगा रहे हैं, 2-2 जूल ऊर्जा लगा रहे हैं, तो 4 लोग हैं तो 8 जूल ऊर्जा लगाई। मान लो अगली वाली खिड़की पर भी 4 लोग हैं तो 8 जूल वो अतिरिक्त ऊर्जा लगा रहे होंगे, तो टोटल कितनी हो गई? 8 और 8 16 जूल। तो हम ये कहेंगे कि सर ये 16 जूल इसकी पृष्ठ ऊर्जा है। हम इस एग्जाम्पल से समझे कि सर ये जो होता है, ये वाला जो पार्टिकल, देखो इस वाले पार्टिकल को देखेंगे तो ये तो संतुलन की अवस्था में है, इसको किसी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वाले कण को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब पृष्ठ के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, सबको कुछ ना कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसको भी होगी, इसको भी होगी, इसको भी, सबको होगी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता, तब वे संतुलन की अवस्था में रहेंगे। और अगर हम इन सब की अतिरिक्त ऊर्जा को जोड़ दें तो वही पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए पहले हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं, आप भी हमारे साथ लिख लो। देखो, यदि यदि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को देखा जाए तो पाया जाता है कि पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक कण अपने अपने संतुलन को बनाने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा लगाता है। तब इन कणों की इस अतिरिक्त ऊर्जाओं का योग ही पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर जो अंदर है पानी के अंदर, सर उसको अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से संतुलन की अवस्था में है। लेकिन अगर इसको संतुलन की अवस्था में रहना है तो सर इसको अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। तो पृष्ठ पर जितने भी पार्टिकल होंगे, सब पार्टिकल को कुछ न कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लगानी होगी, तब वह संतुलन की अवस्था में आएगा। और अगर हम इसको हम ऊपर से देखें, तो ऐसा नजर आता है। और मैंने ये कण दिखाए हैं जो पृष्ठ के ऊपर पानी के कण हैं, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है। तो अब सब यहाँ पृष्ठ के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, सबको संतुलन बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इन सब की अतिरिक्त ऊर्जा अगर जोड़ दी जाएगी तो वही अतिरिक्त ऊर्जा उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है।
समझ में आ गया सर पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। अब यहाँ से एक ध्यान से देखने वाली बात है कि देखो पृष्ठ ऊर्जा जितनी भी होती है, मान लीजिए हम मानते हैं कि सर माना, यहाँ एक एग्जांपल, माना पृष्ठ ऊर्जा x जूल है। तो माना पृष्ठ ऊर्जा x जूल है, तो वहाँ के सभी कणों को अगर हमें वाष्पीकृत करके उस सतह से छोड़कर ऊपर भगाना है तो हमें एक ऊर्जा और देनी होगी, उसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण ऊर्जा, एवेपोरेशन एनर्जी। तो कुल मिलाकर ये है कि पृष्ठ के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनकी कुछ ऊर्जा होगी, उसको बोलेंगे पृष्ठ ऊर्जा। जितनी उनकी पृष्ठ ऊर्जा होती है उसकी जस्ट 2 गुनी ऊर्जा हम उनको देते हैं, तब वो अपनी पृष्ठ को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब सर वाष्पीकरण की जो ऊर्जा है, एवेपोरेशन एनर्जी है, वो पृष्ठ ऊर्जा से जस्ट 2 गुनी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना पृष्ठ ऊर्जा x जूल है, तो वाष्पीकरण ऊर्जा 2x जूल होगी। वाष्पीकरण ऊर्जा 2x जूल होगी। देखो इस चीज का डेरिवेशन होता है, लेकिन हमको डेरिवेशन समझना नहीं, ये इंटरमीडिएट तो है नहीं, तो हमारा वनडे एग्जाम है तो हम ऐसे ही समझेंगे। तो हमें याद रखना कि हम मानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे वाष्पीकरण ऊर्जा बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई पृष्ठ ऊर्जा, ये होता है। हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि एक कोई लिक्विड है, उसके स्वतंत्र पृष्ठ पर उसकी जो पृष्ठ ऊर्जा है वह मान लीजिए 50 जूल है, तो बताइए उसकी एवेपोरेशन ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई साहब पृष्ठ ऊर्जा दे रखी है, उसका जस्ट 2 गुना कर देंगे तो वही 100 जूल एवेपोरेशन ऊर्जा आ जाएगी। अगर उसने कभी ऐसे बोला कि सर एवेपोरेशन ऊर्जा 500 जूल है, तो बताइए उसकी पृष्ठ ऊर्जा कितनी रही होगी। तो सर 500 का जस्ट आधा कर देंगे, 250 जूल उसकी पृष्ठ ऊर्जा रही होगी। समझ में आ गया? तो हम इस वाले फॉर्मूले से सिर्फ पृष्ठ ऊर्जा और वाष्पीकरण ऊर्जा में संबंध समझ सकते हैं। अब हम एक बात और समझेंगे सर, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए ये सर पृष्ठ, इसका ऊपर से देखने पर ये हमको ऐसा पृष्ठ क्षेत्रफल नजर आ रहा है। अगर हम इस पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करें, मान लीजिए हम इस पृष्ठ क्षेत्रफल को यहाँ तक बढ़ा दें, यहाँ तक बढ़ाया और इसे नीचे भी बढ़ा दिया, अगर नीचे भी बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी पार्टिकल आ जाएंगे, यहाँ पर भी कण आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ पर भी कण आ जाएंगे। अगर मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल में बढ़ाऊं तो सर यहाँ पृष्ठ के ऊपर कणों की जो संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है सर? अगर कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं कि सर अगर किसी द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है, अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो सर पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखो क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो सर ये वाले पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो इसका मतलब इनकी भी कुछ ना कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होगी, तो जो पृष्ठ ऊर्जा होगी वो अब इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ एक बात लिखेंगे कि पृष्ठ ऊर्जा, हम कहेंगे पृष्ठ ऊर्जा समानुपाती होती है क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्षेत्रफल को हम एरिया से व्यक्त करते हैं, हम पृष्ठ ऊर्जा को यू से दिखा देते हैं और क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगता है। तो हम यहाँ पर हम इस देखो यू को भी हम कर देंगे डेल्टा यू बराबर यहाँ पर टी, और इस ए को कर देंगे डेल्टा ए। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सर? यहाँ पर ये जो ए है, इस ए का क्या मतलब है? इस ए का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन है। और सर यहाँ डेल्टा यू क्या है? पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन। देखो इंटरमीडिएट पर अगर आपने ये जो सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो अगर हम मानते हैं कि उस चैप्टर में 50 सवाल थे, तो इस बात की गारंटी है कि 30 सवाल इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। ये बहुत गजब फॉर्मूला है। ये है क्या फॉर्मूला? कि सर ये पृष्ठ तनाव है। ये क्या है? पृष्ठ तनाव है। ये उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि है। अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो सर ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो कितनी ऊर्जा बढ़ जाएगी? देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो मैं क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कहेगा कि एक द्रव है, उसके स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर हमने बढ़ा दिया है, तो इसका हमने वैल्यू दे दी डेल्टा ए, 5 मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया हमने क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठ तनाव मान लो 4 न्यूटन प्रति मीटर है, 4 न्यूटन प्रति मीटर है। तो बताइए इसके
ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, पृष्ठ ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। तो सर इसकी वैल्यू हमने 5 दे दी, इसकी वैल्यू 4 दे दी, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी आ गई। दूसरा हम ऐसे से भी सवाल पूछ सकता है कि अगर एक द्रव है उसके स्वतंत्र पृष्ठ की पृष्ठ ऊर्जा 50 जूल बढ़ जाती है, मतलब डेल्टा यू दे दिया, और उसने कहा कि अगर अगर इसका क्षेत्रफल 5 जूल बढ़ाया गया, नहीं, इसका क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर बढ़ाया था, तब इसकी ऊर्जा 50 जूल बढ़ जाती है, तो बताइए इसका पृष्ठ तनाव कितना होगा। तो सर ये 5 दे दिया, ये 50 दे दिया, तो 5 का इधर भाग लग के 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल न्यूमेरिकल यहाँ से बनेंगे, तो हम आराम से उनको बता सकते हैं। तो ये हम याद रखेंगे कि इवेपोरेशन ऊर्जा। दूसरा हम यहाँ से ये समझे कि सर पृष्ठ ऊर्जा और क्षेत्रफल का कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सर पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बड़ी बूंद है, ये जल की बूंद है, इसको हमने छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया। मान लो छोटी छोटी ये 8 बूंदों में तोड़ दिया। हमारे पास एक बड़ी जल की बूंद थी और उसको हमने छोटी 8 बूंदों में तोड़ दिया, तो बताइए पृष्ठ ऊर्जा पे क्या परिवर्तन आएगा। तो हम जानते हैं सर, देखो एक बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो एरिया बढ़ता है। तुम कहोगे सर एरिया कैसे बढ़ जाएगा। मान लो देखो, मान लीजिए एक ठोस गोला है, ठोस गोला है ये, तो इसका एरिया कितना होगा, यही वाला बाहर वाला ही तो एरिया होगा, ठीक है। अगर हम इसको काट देंगे तो क्या होगा कि एक तो इधर हो जाएगा, ये काट के ऊपर का हिस्सा आ गया और ये वाला नीचे का हिस्सा आ गया। अगर हमने गोला को, जो गोला है उसको काट दिया, तो सर देखो गुलाई वाला जो हिस्सा था, गुलाई वाला तो हिस्सा अभी भी मौजूद है, गुलाई नीचे वाला गुलाई वाला हिस्सा अभी भी मौजूद है, लेकिन सर काटने के बाद जो चीज छुपी हुई थी, अब काटने के बाद देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज भी ठोस है। अगर ये ठोस है तो सर ये वाली चीज भी दिखने लगेगी। इसका मतलब सर ये भी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देगी। इसका मतलब अगर एक बड़ी बूंद है उसको काट के 2 हिस्सों में कर देंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है। इसका मतलब बड़ी बूंद से अगर छोटी छोटी बूंदें बनाई हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा होगा, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा है तो सर इसकी पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया होगा, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ी होगी। तो सवाल यही पूछता है कि एक बड़ी बूंद को तोड़कर हमने छोटी छोटी कई बूंदें बना दी हैं, तो बताइए पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन आएगा पृष्ठ ऊर्जा घटेगी, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी, कि पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, कि कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे सर इस बूंद से अगर छोटी छोटी बूंदें बनाई हैं तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है, और क्षेत्रफल बढ़ा है तो पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ गई होगी। तो हम कहेंगे ये वाली कंडीशन है। इस 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 क्रिया में पृष्ठ ऊर्जा हमेशा हमेशा बढ़ती है। इस क्रिया में कौन सी, कि जब बड़ी बूंद, ये बूंद है, ये बड़ी बड़ी बूंद, और ये छोटी छोटी बूंदें, ये है छोटी छोटी बूंदें। एक बड़ी बूंद को तोड़कर छोटी छोटी बूंदें बनाई जाती हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो सर इसका मतलब पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। यही सवाल पूछेगा। अगर एक बड़ा सा क्यूब है, एक बड़ा सा बर्फ का क्यूब है, उसको छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दिया जाता है तो पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी। या अगर ऐसे बोलेगा कि हमारे पास 8 क्यूब थे, उनको मिलाकर हमने एक क्यूब बनाया है, तो पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगी। हमारे पास छोटी छोटी 10 बूंदें थी, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बन गई है, तो उस बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा कितनी होगी, तो सर पृष्ठ ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि छोटी बूंद को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई तो एरिया घट जाएगा। एरिया घटेगा तो पृष्ठ जो जो ऊर्जा है वो भी घट जाएगी। तो हम यहाँ से समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और है, एक नोट पॉइंट और है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं। बस यही इस क्लास का अंतिम नोट पॉइंट होगा। उससे पहले हम इन 3 सवालों की जरा चर्चा कर लें, क्योंकि ये 3 सवाल आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। देखो, एक बड़ी जल बूंद को तोड़कर छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं तो पृष्ठ ऊर्जा में डैश हो जाएगी। अगर एक बड़ी बूंद है उसको तोड़कर छोटी छोटी बूंदें बनाई हैं तो पृष्ठ ऊर्जा में क्या हो जाएगा, जो पृष्ठ ऊर्जा है उसमें क्या होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगी कि नन ऑफ दिस। जैसे माने बड़ी बूंद थी, छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं, तो बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाने में सर क्षेत्रफल बढ़ता है, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सर पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसका जवाब होगा सर वृद्धि होगी। अगला है सवाल कि यदि वाष्पीकरण ऊर्जा 100 जूल है, इवेपोरेशन एनर्जी 100 जूल है, तो इसकी पृष्ठ ऊर्जा कितनी रही होगी। तो इसकी पृष्ठ ऊर्जा कितनी रही होगी, तो हम जानते हैं कि सर इवेपोरेशन ऊर्जा का जस्ट आधा पृष्ठ ऊर्जा होती है। तो 100 जूल का आधा कितना होता है, 50 जूल। ये डायरेक्ट देखो, ये वो सवाल हैं जो डायरेक्ट इनका उत्तर निकल आता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अरे न्यूमेरिकल है तो छोड़ दो।
अरे न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, बस एक बार हमने देख लिया नोट पॉइंट तो आंसर निकालना बहुत आसान है। जानते हैं कि सर बाष्पीकरण ऊर्जा का आधा करते हैं तो पृष्ठ ऊर्जा आ जाती है। अगला सवाल है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बताओ। यदि पृष्ठ तनाव 10 न्यूटन बट्टे मीटर है, मतलब अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें 4 मीटर स्क्वायर और पृष्ठ तनाव हमने दे रखा है 10, तो हमें बताइए कि सर पृष्ठ ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो फॉर्मूला याद करो, डेल्टा यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। तो देखो टी की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा 40 जूल निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है। देखो इंटरमीडिएट में अगर आपने देखा होगा तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए ये हम तीनों सवालों का भी डिस्कशन कर दिया। अब हम देखते हैं सर ये अंतिम हमारा नोट पॉइंट। देखो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि सर ये जो है ये एक हमने हल्की लोहे की सुई, मतलब एक धातु की सुई को हमने पानी पर इस तरह से रख दिया है तो वो आराम से तैर रही है। ये धातु की सुई तैर रही है, ये वाली तैर। अब हमने इसी सुई का हमने ये डायग्राम दिखाया है, लेकिन तुम कहोगे सर ये कैसा डायग्राम है। इस सुई को सामने से देखने पर, मतलब इधर से देखने पर, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मात्र सुई का ये वाला, मतलब अगर मैं साइड से देखूंगा इधर से, यहाँ से देखूंगा तो सुई मतलब मान लीजिए अगर ऐसे रॉड है, अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो ये पूरी दिखेगी, लेकिन अगर मैं इस तरह से कर दूंगा तो केवल आपको यही तो दिखेगा, यही वाला दिखेगा। सेम उसी प्रकार से क्या है कि अगर ये है इस तरह से यहाँ पर तैर रही है तो मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से, तो केवल मुझे ये गोल गोल दिखाई देगी। इसके कारण ये हमें गोल एक गोला सा नजर आ रहा है। और सुई कैसी रखी होगी, इस तरह से होगी, यहाँ पर ये जो सुई तैर रही होगी वो ऐसे तैर रही होगी, तो हमको इस सुई का केवल ये हिस्सा नजर आ रहा है, इसको मैंने गोल माना है तो ये गोल है। ठीक है भाई। देखो ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, तो इसको एक गोला मान लेते हैं, एक गोला मान के चलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सर ये जो चित्र है इस सुई का फ्रंट है, इस सुई का फ्रंट दिखाया गया है, तो ये मान लो सुई का फ्रंट है, दिख गया हमें, इस तरह से तैरती है। तो होता क्या है कि सर इसमें कुछ वेट होगा, वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, इसका जो वेट है w वो नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से एक बल लगेगा और एक बल ऐसे लगेगा, एक इधर लगेगा, एक ये जो F है, एक F इधर लगेगा और एक F इधर लगेगा। जो ऊपर की तरफ एक इस पर बल लगेगा, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है उसको हमें रोक के रखना है तो हम अंदर से रस्सी ऐसे डाल लें, उसकी रस्सी निकाल के, तो रस्सी ऐसी तो पकड़ेंगे तो वो आराम से ऐसे रखी रहेगी, रस्सी हम ऐसे पकड़ रहेंगे। तो सेम उसी प्रकार से एक बल ये लगेगा, एक बल ये लगेगा, मतलब अगर ये है ये वाली ऐसे है तो देखो एक बल यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब हर जगह इधर इधर ऐसे बल लगेंगे और इधर भी ऐसे बल लगेंगे, पूरी उस पर लगेंगे, पूरी सुई पर लगेंगे। ये जो सुई है इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी दोनों तरफ लगेंगे। तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि सर एक ये बल लगा है, एक ये बल लगा है। हम अगर मानते हैं कि सर इसका स्पर्श कोण कितना है, हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा, तो ये जो एंगल होता है सर यही एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं स्पर्श कोण। अगर ये थीटा है तो हम इस वाले का और ये भी थीटा होगा, इन दोनों वेक्टर का, ये एक वेक्टर है, बल है तो वेक्टर है, तो सर इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो देखो ऊपर ये लंबवत रेखा है। मैंने आपको वेक्टर वियोजन करना सिखाया था जब मैंने शुरुआत में क्लासेस पढ़ाई थी सदिश राशि और अदिश राशि, तो वहाँ पर मैंने वेक्टर को दो भागों में तोड़ना सिखाया था। देखो ये वाली भुजा इस वाले वेक्टर को तोड़ेंगे तो सर कोण के पास वाली भुजा कॉस में चली जाती है, तो ये तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। फिर हम इस वाले को भी तोड़ेंगे तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इधर जो है ना, इधर दो एफ साइन थीटा आ जाएंगे, इसका मतलब 2f साइन थीटा। तो हम यहाँ से समझ में आया कि सर ये है 2f साइन थीटा, ये बराबर होगा w के, क्योंकि ये संतुलन में है, ये जो सुई है आराम से संतुलन में रखी है, ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, इसका मतलब ये वाला बल है वो इस वाले बल के बराबर हो जाएगा। तुम कहोगे सर दो कहाँ से आ गया, एक इधर से टूट कर आएगा एफ साइन थीटा और एक एफ साइन थीटा इधर से आएगा, तो 2f साइन थीटा हो जाएगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर जो w होगा w बराबर 2f साइन थीटा। एफ का मतलब सर बल है, और बल हम कहाँ से निकालेंगे, पृष्ठ तनाव के पदों में बल का फॉर्मूला जरा निकालना। हमने पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला पढ़ा है कि सर T बराबर F अपॉन ए होता है। तो अगर F की वैल्यू निकालना चाहेंगे
तो टी और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे कि सर डब्लू बराबर 2 टी ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को भी हमको याद रखना है, इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है कि सर अगर हमें कोई धातु की सुई है जो जल की सतह पर तैर रही है तो उसका जो वेट होगा, वेट वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। सवाल में एंगल भी देगा कि सुई है अगर तैर रही है तो उसका स्पर्श कोण कितना है, सवाल में देगा। सर कितना एरिया है उसका, सवाल में देगा। और कितना पृष्ठ तनाव है वो भी सवाल में देगा। ये सब कुछ सवाल में ही देगा। जैसे इससे संबंधित एक ये क्वेश्चन है, देखो एक 25 सेंटीमीटर, ये ए कहाँ होता है भाई साहब, ये एल होता है, एल होता है, एल होता है, एल पृष्ठ तनाव का यही तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एल होता है, नीचे ए नहीं होता है। तो एल का मतलब है उस सुई की लंबाई कितनी है। तो इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा करके देखो, देखो एक 25 सेंटीमीटर लंबी धातु की सुई एक द्रव के पृष्ठ पर तैर रही है, ठीक है, तब उसका स्पर्श कोण थीटा, देखो थीटा दे दिया, थीटा बराबर 30 अंश है, तथा उसका पृष्ठ तनाव दे दिया टी, टी बराबर है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो वह द्रव पर कितना भार लगाएगी, मतलब डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू बराबर उसने क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। इसका मतलब सर टी दे दिया और एल भी दे दिया। ये 25 सेंटीमीटर क्या है, एल ही तो है, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखो न्यूटन बट्टे मीटर ये एमकेएस में है, तो एमकेएस में बनाएंगे तो इसको एमकेएस में बनाना, तो एल को अगर हम एमकेएस में बनाएंगे तो कितने हो जाएगी 0.25 मीटर। इसको हम ये इस्तेमाल करेंगे वैल्यू। तो जरा फॉर्मूला डब्लू पूछा है, डब्लू, तो डब्लू निकालने का प्रयास करो। डब्लू बराबर 2 टी एल कॉस, कॉस नहीं साइन, भाई क्या कर रहे हैं हम, बार बार गलत कर रहे हैं। ये साइन है, देखो ऊपर साइन लिखा है हमने, यहाँ कॉस कर दिया है, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा। जरा वैल्यू रखो, 2 टी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई टी, टी हो गया एल, एल कितना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में रखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हम जानते हैं। सर 2 से 2 कट गया, 10 का गुणा अगर इधर होगा तो ये हो जाएगा 2.5 जूल, नहीं ये वेट है ना तो न्यूटन में आएगा, न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन कहाँ पर है, 2 ये आ गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हो गया। तो ये हुई पूरी जानकारी। देखो प्रश्न तनाव, मैं जानता हूँ कि सर प्रश्न तनाव की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि प्रश्न तनाव की 4-5 वीडियो बने। एक क्लास में पूरी तरह से प्रश्न तनाव खत्म करने की हमारा प्रयास था और हमने वो कर दिया। वीडियो बेशक लंबी है, लेकिन इस क्लास में प्रश्न तनाव को मैंने इतने डिटेल में पढ़ाया है, इतना डिटेल में, इस क्लास के बाहर किसी भी वनडे एग्जाम में प्रश्न तनाव से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न तनाव के बारे में जितना संभवतः डेटा हो सकता था मैंने पूरा डेटा इस क्लास में आपको दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत एनरिचिंग सेशन लगी होगी। अब मैं ये मानता हूँ कि सर आपकी लगातार नॉलेज बढ़ रही होगी। देखो एक बात है, ये क्लास तो चलो खत्म होगी, अभी हम खत्म करते हैं। 1 मिनट में आप एक बात सुनो कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इसका कभी नोट्स दूंगा तो उस टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, ठीक है भाई। तो हम मानते हैं कि आपने या तो ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको कर लेना, क्योंकि ये नोट्स उसी पर मिलेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।